कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इकोलॉजी के एक नए टॉपिक के बारे में। इससे पहले हमारे काफ़ी सारे वीडियोस इस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिकों के बारे में बात की थी। इसके आगे हमने ये जो सीरीज चलाई है उसमें हमारा नया टॉपिक रहेगा जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे, अर्थात इश्यूज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। ये हमारे 2 पार्ट में रहेगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार परीक्षाओं में इससे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की। जलवायु परिवर्तन से क्या मतलब होता है? जब भी आप समझते हैं, सोचते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वास्तव में क्लाइमेट चेंज क्या होता है? जलवायु परिवर्तन से आशय है कि दीर्घकालिक मौसम के प्रारूप में बदलाव होगा। इसके जो हमारे दीर्घकालिक मौसम है, जो 100 साल के लगभग आसपास का समय होता है, उसमें जब बदलाव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन क्या होता है? किसी विशेष दिन में होने वाला मौसम परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात किसी विशेष दिन यदि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है तो उसे हम जलवायु परिवर्तन नहीं कहेंगे। ये क्या होता है? लंबे समय के दौरान मौसम के प्रारूप में हुए जो संचयी परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य होता है पिछले 100 वर्षों में जलवायु में हुए परिवर्तन से। जलवायु परिवर्तन क्या होता है? पिछले 100 वर्षों में जलवायु में जो परिवर्तन होता है उससे हम बात करते हैं। मुख्य रूप से बात करें तो मानवीय गतिविधियों के कारण जो परिवर्तन होता है उसको हम इसको गिनते हैं। इसमें किसको गिनते हैं? जो मानवीय गतिविधियों की वजह से जो परिवर्तन हो रहा है उन चीज़ों को हम इसमें गिनते हैं। और लगभग कितनी अवधि के लिए? 100 वर्ष की अवधि के लिए। अब बात करें जलवायु परिवर्तन से संबंधित कौन कौन से सम्मेलन हुए थे। वैश्विक सम्मेलनों की बात करें तो खास सम्मेलन हमारे 2 हुए थे। एक तो हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का और दूसरा रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन 1992 का। पहला था हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का। जो हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन था 1972 का, यह पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र का एक प्रमुख सम्मेलन था। एक सबसे इम्पोर्टेंट सम्मेलन कौन सा था? स्टॉकहोम सम्मेलन। और स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करें तो इसका आधिकारिक नाम क्या था? हमारे यूएनसीएचसी। क्या था इसका आधिकारिक नाम? यूएनसीएचसी, मतलब हमारे संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण सम्मेलन। ये हमारे इसका आधिकारिक नाम था। और बात करें इसकी यूएनसीएचसी की तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, अर्थात यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इसका इंग्लिश में पूरा नाम है। और हिंदी में देखें तो संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण सम्मेलन, इसको हिंदी में कहेंगे। तो बात करें स्टॉकहोम सम्मेलन की, तो इसके दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था बनाई गई और उस संस्था का नाम क्या था? हमारी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या यूएनईपी। इसका गठन किया गया। किसका स्थापना की गई? यूएनईपी की स्थापना की गई। यूएनईपी का मतलब है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई। तो ध्यान से देख सकते हैं इसमें इसमें 2 चीज़ें खास है। इसका आधिकारिक नाम तो हमारे संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण सम्मेलन था, यूएनसीएचई। और इसमें एक संस्था की स्थापना की गई। संस्था का नाम था यूएनईपी या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई। अब हम बात करें इसकी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो संस्था है उसकी बात करें। ये संस्था क्या करती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत रह के पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाला एक निकाय है। क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत रहता है और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करता है, जो सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है। ये क्या करता है? सतत विकास को भी देखता है, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ क्या करता है? आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है। बात करें इसकी तो इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ये यूएनईपी है। इसका मुख्यालय हमारे नैरोबी में है। और नैरोबी कहाँ है? हमारे केन्या की राजधानी है। केन्या की राजधानी नैरोबी में यूएनईपी का मुख्यालय है। फिर हमारे स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्होंने स्टॉकहोम घोषणा पत्र जारी किया था। क्या किया था? स्टॉकहोम घोषणा पत्र जारी किया था, जिसे पर्यावरण संरक्षण का मैग्ना कार्टा कहते हैं। आप ये समझते हैं मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? किसी भी विषय को लेके जब पहली बार नियम कानून बनाए जाते हैं तो उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन में भी क्या किया गया? 1972 में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया गया? जो मैग्ना कार्टा बनाया गया, अर्थात पहली बार नियम कानून बनाए गए। जो स्टॉकहोम सम्मेलन था 5 जून 1972 को शुरू हुआ था। तब 5 जून 1972 को शुरू हुआ था, इसलिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है।
क्या होता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत की उस समय की प्रधानमंत्री थी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी। इन्होंने स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में भाग लिया था। तो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। इस स्टॉकहोम सम्मेलन में भाग लिया था किन्होंने, हमारे उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। अब बात करते हैं 1972 वाला स्टॉकहोम सम्मेलन तो हो गया। अब बात करेंगे 1992 के रियो सम्मेलन की। किसकी? रियो सम्मेलन की बात करें तो रियो सम्मेलन, जिसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, इसका आधिकारिक नाम क्या था? तो परीक्षा में कभी पूछ लिया जाए कि इसका आधिकारिक नाम क्या था, तो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, UNCED इसका आधिकारिक नाम था। इंग्लिश में देखें तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इसका आधिकारिक नाम। तो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन इसका पूरी हिंदी में नाम कहेंगे। रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन में 172 देशों में भाग लिया था। इस सम्मेलन की बात करते हैं, इस सम्मेलन में कितने देश आए थे? हमारे 172 देश शामिल हुए थे। रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन में एक पृथ्वी सिद्धांत, क्या एक पृथ्वी सिद्धांत को अपनाया गया था। किसको अपनाया गया? इसमें एक पृथ्वी सिद्धांत को अपनाया गया था। एक पृथ्वी सिद्धांत के अनुसार विश्व के सभी देशों की, जितने भी विश्व है तो विश्व के सभी देशों की राजनीतिक सीमाएं अलग अलग हो सकती है। तो एक पृथ्वी सिद्धांत किसे कहते हैं? एक पृथ्वी सिद्धांत के अनुसार दुनिया के सभी देशों की राजनीतिक सीमाएं तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से क्या है? पूरी की पृथ्वी एक ही है। क्या है? पर्यावरण की दृष्टि से पूरी पृथ्वी एक ही है। अतः यदि कोई एक देश जलवायु को नुकसान पहुंचाता है तो उसका नुकसान क्या है? दूसरे देशों को भी उठाना पड़ता है। तो हमने देखा एक पृथ्वी सिद्धांत का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि सभी देशों की राजनीतिक सीमाएं तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से सारी पृथ्वी क्या एक ही है। अब यदि क्या है, कोई भी एक देश यदि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो इसका नुकसान क्या है? पूरी दुनिया को एक साथ ही उठाना पड़ेगा। तो आगे हम देखें इसके, तो रियो सम्मेलन की बात कर रहे थे। तो रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारे दस्तावेज जारी किए गए थे। जैसे हमारे पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र, एजेंडा 21। जैसे एजेंडा 21 की बात करें, एक दस्तावेज है। तो एजेंडा 21 को 4 खंडों में बांटा गया था। कौन कौन से? सामाजिक और आर्थिक आयाम, विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन, प्रमुख समूह की भूमिका को मजबूत करना और कार्यान्वयन के साधन। तो आप एजेंडा 21 की बात करें तो इसमें 21 तत्व थे, अर्थात 21 बातें थी और 21 बातों को 4 खंडों में बांटा गया था। पहला खंड कौन सा था? पहला खंड हमारा है क्या कहते हैं? सामाजिक और आर्थिक आयाम। दूसरा खंड हमारे विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन। तीसरा खंड हमारा प्रमुख समूहों की भूमिका को मजबूत करना। और चौथा खंड हमारा कार्यान्वयन के साधन। 4 खंडों में इसको बांटा गया है। फिर आता है तीसरा हमारा वन सिद्धांत। क्या वन सिद्धांत की बात करें तो वन सिद्धांत या रियो वन सिद्धांत वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास पर वैश्विक सहमति के लिए बनाया गया एक दस्तावेज था। यह दस्तावेज साल 1992 में पर्यावरण एवं और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में तैयार किया गया था। ये गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी है दस्तावेज है, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, ये गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। और वन सिद्धांत में बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे कि सभी भौगोलिक और जलवायु क्षेत्रों में सभी तरह के वनों पर इन सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिए। वनों में जटिल पारिस्थितिक प्रक्रियाएं होती है जो मानव और पर्यावरण की जरूरतों को पूरा करती है। वन आर्थिक विकास और जीवन के रखरखाव के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या वन क्या होते हैं? हमारे आर्थिक विकास के लिए, साथ ही साथ जीवन के रखरखाव के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। वन प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास। क्या प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास की जिम्मेदारी कई स्तरों पर होती है। प्रत्येक राज्य को अपने संविधान और राष्ट्रीय कानून के मुताबिक इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। प्रत्येक राज्य को क्या करना चाहिए? अपने संविधान और राष्ट्रीय कानून के मुताबिक क्या है, ये जो सिद्धांत इनका पालन करना चाहिए। और जो हमारे वन सिद्धांत है, इन वन सिद्धांतों ने वनों के उचित प्रबंधन, संरक्षण पर वैश्विक सहमति की जरूरत को दिखाया है। वनों की सुरक्षा करने से जैव विविधता को सुरक्षित किया जा सकता है, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन को भी कम किया जा सकता है। तो इस तरह हमने 3 सिद्धांत देखे। 3 सिद्धांत में एक तो हमारा वन सिद्धांत था, एक हमारा एजेंडा 21 था। क्या था? एजेंडा 21 था। अरे एक क्या था हमारा, जो पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा पत्र। तीनों की बात कर सकते हैं। तो तीनों क्या है, तो तीनों की बात कर ली हमने। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे आता है कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज
जो सदस्य देश थे उन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के लिए जारी किए गए थे। जैसे कि हमारे UNFCCC, क्या UNFCCC की बात करें तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क का विषय में, क्या जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क का विषय में, या फिर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। फिर हमारा CBD मतलब जैव विविधता विषय में, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और तीसरा UNCCD मतलब मरुस्थलीकरण रोकथाम हेतु संयुक्त राष्ट्र का विषय में। तो ये 3 दस्तावेज या 3 कानूनी दस्तावेज जारी किए गए जो बाध्यकारी थे। एक एक करके इनके बारे में बात करें। पहला आता हमारा UNFCCC। क्या आता है? UNFCCC की बात करें तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, UNFCCC। हिंदी में, इंग्लिश में तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। हिंदी में कहें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क का विषय में, या जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, कुछ भी कह सकते हैं इसमें। यह क्या रियो सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक दस्तावेज था, अर्थात सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा दस्तावेज है तीनों में से? यही दस्तावेज है, जिसका उद्देश्य क्या? मानव के द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में कमी लाकर, क्या मानव के द्वारा जो उत्सर्जित की जाती है ग्रीन हाउस गैसें, उनकी सांद्रता में कमी लाना है, और कमी लाकर क्या करना है? जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना है। सन 1992 में UNFCCC को सदस्य देशों के सामने रखा कि भैया देख लो, तुम्हें साइन करना है, हमें क्या करना? पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को रोकना है। 21 मार्च 1994 के लिए इसमें यह तय किया गया, एक जैसे 1992 में सबके सामने रखा गया, फिर तय किया गया कम से कम 50 सदस्यों के साइन होने के बाद इस संधि को लागू कर दिया जाएगा। 21 मार्च 1994 को 50 सदस्य देशों के द्वारा अनुमोदन किया गया, और 50 अनुमोदन करने के पश्चात UNFCCC लागू हो जाता है। क्या UNFCCC लागू हो जाएगा? वर्तमान में क्या 196 देश, यूरोपियन यूनियन, ये सब क्या है? UNFCCC के सदस्य हैं। UNFCCC के सदस्य कितने? 196 देश और यूरोपियन यूनियन। UNFCCC का मुख्यालय कहाँ? बोन, जर्मनी में। कहाँ पे? बोन, जर्मनी में इसका मुख्यालय। UNFCCC समझौते के क्रियान्वयन के लिए हर साल सदस्य देशों का एक सम्मेलन होता है, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। जिसे हम क्या कहते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। हर साल एक सम्मेलन होता है। अब बात करें संयुक्त जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क का विषय में इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की, तो इसके दस्तावेजों में कुछ अनुच्छेद थे। उन अनुच्छेदों की बात करें तो इम्पोर्टेंट 3 अनुच्छेद थे इसके अंदर। कितने? 3 अनुच्छेद थे। पहला अनुच्छेद 2, एक अनुच्छेद 3(1) और एक अनुच्छेद 4। सबसे पहले आता अनुच्छेद 2, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को उस स्तर तक बनाए रखना है। क्या करना है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को उस स्तर तक बनाए रखना है जहाँ पर ये प्राकृतिक रूप से समायोजित हो सके। जहाँ पर क्या है? ये प्राकृतिक रूप से समायोजित हो सके। साथ ही साथ के जलवायु परिवर्तन का खतरा उत्पन्न ना हो, तो हमें क्या करना है? ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को उस स्तर तक बना के रखना है जिस स्तर तक ये प्राकृतिक रूप से समायोजित हो जाए और जलवायु परिवर्तन को इससे खतरा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आर्थिक विकास को भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, अर्थात हमें ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधों को काटे ही नहीं, हमें पेड़ पौधे जितने काटेंगे साथ ही साथ उसी अनुपात में नए नए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। साथ ही साथ हमें क्या प्राकृतिक जो खाद्य श्रृंखलाएं उनको खतरा पैदा नहीं करना है, अर्थात जो खाद्य श्रृंखलाएं जैसी चल रही है वैसे चलना है, देना है। साथ ही साथ हमें क्या इसमें सुधारात्मक उपाय करने हैं, न कि इनको बिगाड़ना है। ये हमारे कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 2 के अंदर। एक मिनट। फिर आता हमारा अनुच्छेद 3(1). 3(1) की बात करें तो इसमें CBDR है, इसके सिद्धांत को अपनाया गया। जो अनुच्छेद 3(1) में क्या किया गया? CBDR के सिद्धांत को अपनाया गया। इसके अनुसार जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदारी सभी राष्ट्रों की है। क्या है? जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी क्या? सारे राष्ट्रों की है, लेकिन ये जिम्मेदारी विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार भी विकसित देश ही है। क्यों? क्योंकि लंबे समय से उन्होंने औद्योगिक क्रांति या उद्योगों को अपनाने की वजह से जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन हुआ है, तो इसके लिए मुख्य जिम्मेदार वही है, इसीलिए उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। CBDR का मतलब होता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारी, अर्थात विकसित देशों की जिम्मेदारी ज़्यादा, विकासशील देशों की जिम्मेदारी कम।
फिर बात करें अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, सभी सदस्य देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए अपने सामान्य प्रतिबद्धता का निर्धारण स्वयं करेंगे, खुद बताएंगे कि भैया हमारी बस की इतनी है, हम इतना काम कर सकते हैं। तो कई बार क्या है, उनको खुली छूट दी गई कि वो अपने बारे में खुद बता सके। अब बात करें कुछ कोप मीटिंग्स की। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क या UNFCCC की महत्वपूर्ण कौन कौन सी मीटिंग्स हुई है? ये मीटिंग्स ऑफ UNFCCC की। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, मतलब पार्टियों का सम्मेलन, या मीटिंग ऑफ पार्टीज भी कह सकते हैं, पार्टी की बैठक भी कह सकते हैं। ये सब इनके मतलब होते हैं। ये बहुत सारी पार्टियां हुई है, पार्टियों के बारे में एक एक करके देखेंगे इनके बारे में। तो 1995 से लेके और 2023 की बात है यहाँ, लेकिन हम बात करेंगे 2024 की। क्या 2024 चल रहा है, अभी जनवरी आने वाला है बस एक दो दिन में। तो 2024 में अब तक कितनी 29 बैठकें हो चुकी है, कितनी 29 बैठकें हो चुकी है। और ये जो हमारी 29वीं बैठक ये भी कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहली बैठक की बात करें कोप 1 की, तो 1995 में हुई थी बर्लिन जर्मनी में 1995। कोप 2 हमारे 1996 में हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1996 में, स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा थी। फिर हमारे कोप 3 क्योटो जापान में हुई थी क्योटो जापान में, क्योटो इसके तहत क्योटो प्रोटोकॉल जारी किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, 15 साल का एक दस्तावेज था। कितने साल का? 15 साल का एक दस्तावेज था, जो हमारे 2012 में कंप्लीट होता। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो पार्ट 2 के अंदर हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। फिर इसके बाद हमारे आता है कोप 13, तो ये हमारे बाली इंडोनेशिया में था। जो बाली की बात करें तो हमारी ये 13वीं बैठक थी जो 2007 में हुई थी। इस सम्मेलन में जो कार्य योजना तैयार की गई उसे बाली रोड मैप कहा जाता था। अतः इसमें एक कार्य योजना का निर्माण किया गया जिसे हम क्या कहते हैं, बाली रोड मैप कहते हैं, ये बाली एक्शन प्लान भी कह सकते हैं। कोप 13 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वर्ष 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल जब समाप्त होने वाला था तो उसके बाद नए जलवायु परिवर्तन समझौते को लागू करना था। तो बाली रोड मैप में भी बात की गई कि 2012 में, मैंने आपको बताया क्योटो प्रोटोकॉल के प्रावधान खत्म हो जाएंगे, तो 2012 आने से पहले पहले अर्थात 2007 में ये बात करना शुरू हो गई कि 2012 के बाद हमें क्या करना है, और वो तय किया गया। उससे हम क्या कहते हैं, बाली रोड मैप। फिर उन्होंने कहा कि अभी हमारे समझ में नहीं आ रहा है, अगली बार जब मिलेंगे हम कहाँ पे, कोपेनहेगन में, तो कोपेनहेगन में आपको बताएंगे कि 2012 के बाद क्या करना है। तो नया समझौता वर्ष 2009 में कोपेनहेगन में होने वाले सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा। कोपेनहेगन में प्रस्तुत किए जाने वाले समझौते के विकास की जाने वाली वार्ता को रूपरेखा बाली सम्मेलन में तैयार कर ली गई थी, जिसे हम क्या कहते थे, बाली रोड मैप कहते हैं। अब जो हमारा कोप 13 था, कोप 13 के क्या उद्देश्य थे? तो उद्देश्य देखिए हमारे कोप 13 के क्या उद्देश्य है? जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाली जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनके उत्सर्जन में कमी लाने के लिए सदस्य देशों को प्रोत्साहित करना। क्या करना हमें? जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए सदस्य देशों को प्रोत्साहित करना है। 2012 के बाद की जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो रणनीतियां हैं, नियम हैं, इनके लिए सहयोगात्मक कार्य योजना का निर्धारण करना है। विकासशील देशों पर भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित प्रतिबद्धताएं लागू करनी। ऐसा नहीं विकसित देश ही इसके लिए कार्य करेंगे, विकासशील देशों को भी इनके लिए कार्य करना होगा। फिर कोप 13 के क्या परिणाम निकले? परिणाम की बात करें तो 2012 के पश्चात की जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो प्रतिबद्धताएं हैं इनको 2009 तक अंतिम रूप से सहमति देनी है। ठीक है, तो 2009 तक जो हमारा कोपेनहेगन का जो कोप 14 होगा तो उसमें हमें क्या करना है, जो फिक्स कर देना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, कोपेनहेगन जो सम्मेलन होगा उसमें। इसके लिए एक अनुकूलन फंड भी जारी किया जाएगा। अनुकूलन फंड मतलब अडेप्टेशन फंड भी जारी किया जाएगा। एक UN रेड कार्यक्रम की इस पे भी सहमति बनी। कौन से? UNREDD। इस कार्यक्रम पर सहमति बनी। भविष्य में होने वाले जलवायु परिवर्तन समझौते के लिए 4 स्तंभ निर्धारित किए गए, और वो कौन कौन से थे? शमन मतलब मिटिगेशन, अनुकूलन, तकनीकी हस्तांतरण और वित्त। ये 4 जो क्या थे, स्तंभ थे, जो भविष्य में जलवायु परिवर्तन के समझौते के लिए ये 4 स्तंभ थे जिनको शामिल किया गया। बाद में जो लॉस एंड डैमेज को इसमें शामिल करने की बात करेंगे कौन? जो हमारे आइलैंड कंट्रीज है वो कहते हैं कि 4 नहीं 5 होने चाहिए, 5 स्तंभों पे चर्चाएं होनी चाहिए।
तो पांचों स्तंभ आगे बात करेंगे। तो हमारे कोप अगला आता है हमारा कोपेनहेगन का कोप 15। कोप 15 आता है हमारे 2009 के अंदर। 2009 के अंदर कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर 2009 का आता है। इस सम्मेलन में अमेरिका ये मांग करता है कि वही मान लिया कि विकसित देशों ने जो कार्बन उत्सर्जन सबसे ज्यादा किया है, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के लिए वही जिम्मेदार है। लेकिन कार्बन उत्सर्जन में जब कटौती की बात आएगी तो विकासशील देशों को भी कभी क्या कानून बाध्यकारी समझौते लागू किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है केवल विकसित देशों पर ही कानूनी समझौते बाध्यकारी हो, विकासशील देशों पर भी बाध्यकारी होने चाहिए। लेकिन विकासशील देशों ने इस चीज़ का विरोध किया। और विकासशील देशों में कौन कौन, इन्होंने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप का नाम था बेसिक। बेसिक का मतलब ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, चीन और भारत, ये बड़े बड़े देश थे जो विकासशील देश है। इन्होंने एक संगठन बनाया बेसिक और इन्होंने इसका विरोध किया। ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, चीन और भारत, तीन के जो ग्रुप था बेसिक, इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। बेसिक देशों ने क्या किया, भविष्य में होने वाले जो सम्मेलन है उनमें अपनी बात सामूहिक रूप से रखने की बात की कि अगली बार जब भी सम्मेलन होगा तो हम सब मिलकर क्या करेंगे, सामूहिक रूप से इस जो सम्मेलन में अपनी बात रखेंगे। एक मिनट। आगे बात करते हैं कि विकसित और विकासशील देशों के मध्य उत्पन्न जो मतभेद है, क्या इसकी वजह से क्या होता है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच में मतभेद उत्पन्न होता है। और इस मतभेदों के कारण इस सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता के बीच में बारे में कोई भी निर्णय नहीं हो पाया। अर्थात ये तय नहीं कर पाए कि 2012 के बाद जो क्योटो प्रोटोकॉल 2012 के बाद खत्म हो जाएगा तो इसके बाद इसमें क्या प्रगति होगी, इस बारे में वैसे तो कोपेनहेगन में तय करना था लेकिन तय नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे विकसित और विकासित देश है दोनों में मतभेद हो जाता है। इस सम्मेलन के अंत में अमेरिका और बेसिक देशों के बीच में एक समझौता होता है। अंत में ये ना तुम्हारी ना हमारी, एक बीच का रास्ता निकालते, इसे हम क्या कहते हैं, कोपेनहेगन अकॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोपेनहेगन अकॉर्ड कहते हैं इस बात को, जिसमें दोनों देश ही राजी हो जाते हैं, अर्थात विकासशील और विकसित दोनों देश राजी हो जाते हैं। फिर कोपेनहेगन अकॉर्ड या कोपेनहेगन समझौते लागू किए जाते हैं और वो क्या थे, जलवायु परिवर्तन को एक वैश्विक समस्या मान लिया गया। अर्थात ये माना गया कि जलवायु परिवर्तन न तो विकसित देशों की ना ही विकासशील देशों की समस्या है, यह पूरे विश्व की एक वैश्विक समस्या है। इसीलिए इसका हल भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही निकालना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए वैश्विक तापमान वृद्धि को इस सदी के अंत तक, हमारे 100 साल की सदी है तो इस सदी के अंत तक 2 डिग्री सेल्सियस पर रोकने का निर्णय लिया गया। कितना? 2 डिग्री सेल्सियस पर रोकने का निर्णय लिया गया। सभी के सभी विकसित देश वर्ष 2020 तक अपनी जो कार्बन उत्सर्जन की सीमाएं वो खुद तय करेंगे कि 2020 तक वो अपने कार्बन के उत्सर्जन में कितनी कटौती करेंगे। ये उत्सर्जन की सीमा वो खुद तय करेंगे और इसको बनाए रखने के लिए उन पर वो चीज़ बाध्यकारी होगी, जिसे INDC भी कहते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे कि भारत ने अपने ऊपर कितना उत्सर्जन की सीमाएं तय की थी और भारत ने क्या उनको प्राप्त कर पाया। सभी विकासशील देश भी वर्ष 2020 तक अपनी कार्बन उत्सर्जन सीमाएं तय करेंगे और उन पर कानूनी बाध्यकारी नहीं होगी। तो आप इन दोनों चीज़ों को वापस देख सकते हैं, ये विकसित देशों के लिए, ये विकासशील देशों के लिए। तो कोपेनहेगन अकॉर्ड की बात करें तो इसमें कौन कौन सी बात है? पहली बात, ये एक वैश्विक समस्या है, किसी एक देश की समस्या नहीं है। दूसरी, जब ये हमारी सदी खत्म होगी, मतलब 2100 खत्म होगा, तब हमारे विश्व का तापमान क्या केवल 2 डिग्री ही बढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरा, तीसरा, चौथे की बात करें तो विकसित देशों की, ये विकासशील देशों की 2020 तक खुद की बाध्यताएं खुद निर्धारित करेंगी कि हमें अपने कार्बन उत्सर्जन की सीमाएं कितनी है। विकसित देशों पे तो बाध्यकारी हुआ कि कह दिया तो करना पड़ेगा, विकासशील देशों पे कह दिया तो कोई ज़रूरी नहीं है पूरा करें, लेकिन कहना तो पड़ेगा और कोशिश करना है उनको कि वो पूरा हो। तो ये हमारे कोपेनहेगन अकॉर्ड है। कोपेनहेगन अकॉर्ड में ये बातें की गई थी। तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें थी। आगे हम बात करें हम इसके, तो आगे आता COP 16। ये हमारे 2010 के अंदर हुआ था, मैक्सिको में कानकुन के अंदर। तो इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों को 2010 से 2012 के बीच में $30 अरब की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
कितनी, $30 अरब की वित्तीय सहायता दी जाएगी 3 सालों के लिए, 10, 11 और 12। तो $30 अरब की वित्तीय सहायता, इसे हम क्या कहेंगे, ग्रीन क्लाइमेट फंड। क्या कहेंगे, ग्रीन क्लाइमेट फंड कहेंगे, जो विकसित देश विकासशील देशों को देंगे ताकि वो अपने पर्यावरण को ठीक कर सके। फिर बात करें COP18 की। COP18 हमारे 2012 में हुआ, कतर में, 2012 में। तो इस सम्मेलन में जो दस्तावेज जारी किया गया था उसे दोहा क्लाइमेट गेटवे कहते हैं। क्या कहते हैं, दोहा क्लाइमेट गेटवे कहते हैं उस दस्तावेज को, जो इसके दौरान जारी किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल की समय सीमा 1 जनवरी 2013 से दिसंबर 2020 के लिए बढ़ा दी। अर्थात 1 जनवरी 2013, 31 दिसंबर 2012 को जो दस्तावेज खत्म हो रहा था क्योटो प्रोटोकॉल का, तो ये आगे बढ़ा करके दिसंबर 2020 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया। इसे हम क्या कहते हैं, दूसरी प्रतिबद्धता। क्योंकि पहली प्रतिबद्धता हमारे 1997 से लेके 2012 तक थी। दूसरी प्रतिबद्धता हमारे 1 जनवरी 2013 से हमारे दिसंबर 2020 तक रहेगी। लेकिन द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि के दौरान के प्रावधान लागू नहीं हो सके, जिसके प्रावधान थे वह लागू नहीं हुए। इस सम्मेलन के दौरान यह निर्णय लिया गया, क्या, इस सम्मेलन के दौरान यह निर्णय लिया गया कि एक वैश्विक जलवायु परिवर्तन समझौता किया जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक वैश्विक जलवायु परिवर्तन समझौता किया जाना चाहिए, जिसमें 2015 तक सभी सदस्य देशों को जोड़ा जाए और यह 2020 के बाद लागू हो। क्या होना चाहिए कि 2015 तक क्या सभी सदस्य देशों को इसमें जोड़ लिया जाए, एक समझौता हो, वैश्विक जलवायु परिवर्तन समझौता, और इस समझौते को क्या 2020 के बाद में लागू किया जाना चाहिए। यहाँ अपन के ग्रीन क्लाइमेट फंड जो हमने बात की थी $30 अरब की, तो इसका मुख्यालय हमारे दक्षिणी कोरिया के अंदर इचियोन है, उस जगह पे बनाना जरूरी है। तो हम बात करें दक्षिण कोरिया के इचियोंग में जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है उसका मुख्यालय बनाया जाना चाहिए। फिर बात करें COP19 की। COP19 हमारे वार्सा पोलैंड में हुआ था, कब, 2013 में। तो इस सम्मेलन के दौरान विकासशील देशों के द्वारा जलवायु परिवर्तन के कारण जो होने वाला नुकसान है उसका मुद्दा उठाया गया। किसका, विकासशील देशों के द्वारा जलवायु परिवर्तन की वजह से जो नुकसान उठाना पड़ा है उसकी बात करें। तो इस सम्मेलन में AOSIS, क्या, एसोसिएशन ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट, इनके द्वारा जलवायु परिवर्तन में से हो रहे नुकसान के बदले में विकसित देशों से वित्तीय मुआवजे की मांग कर रहे थे। वही जो आइलैंड कंट्रीज है, तो ये क्या कर रहे थे कि उनकी वजह से सारा नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है, हमारे द्वीपीय देशों को, जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज है, स्टेट है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके बदले में वो कह रहे थे जो विकसित देश है हमें मुआवजा दे, और मुआवजे को किस रूप में मांग रहे थे, लॉस एंड डैमेज के रूप में। तो उन्होंने कहा 4 स्तंभ तो जलवायु परिवर्तन के पहले से थे, 5वें स्तंभ के रूप में इसे शामिल किया जाए। लेकिन विकसित देशों ने कहा कि क्या मांगते रहते हो हमेशा, अब तक दिया है वो कम है क्या, हम अब आगे नहीं मानेंगे। तो हमारे लॉस एंड डैमेज का जो 5वें स्तंभ बनाने की बात की गई थी, इसको साफ इनकार कर देते कौन, हमारे विकसित देश। इस सम्मेलन के अंत में लॉस एंड डैमेज के मुद्दे पर वार्सा व्यवस्था की गई। फिर आगे से बीच की व्यवस्था निकाली गई कि भैया ऐसे भी नहीं चलेगा और वैसे भी नहीं चलेगा, कि सारे सारे पैसे विकसित देश दे, ये भी नहीं चलेगा, और बिल्कुल भी ना दे, ये भी नहीं चलेगा। तो वार्सा व्यवस्था के तहत विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों को कहा कि हम आपको पैसा तो नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको पैसे के बदले में बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। और वो कौन कौन सी चीज़ें, हम आपको तकनीकी सहायता देंगे। विकसित देशों ने कहा कि हम आपको पैसे तो नहीं दे सकते, लेकिन क्या दे सकते हैं, तकनीकी सहायता दे सकते हैं, पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपातकालीन मदद, जोखिम का बीमा, तो इस तरह की हम सहायता आपको दे सकते हैं, पैसे नहीं दे सकते। फिर आता है हमारा COP21 जो हमारे 2015 के अंदर हुई थी। क्या COP21 जो हमारे 2015 में कहाँ पे, पेरिस, फ्रांस में। तो पेरिस फ्रांस में होती है। पेरिस समझौता, जिसे कि हम क्या कहते हैं, पेरिस समझौता भी कहते हैं, जिसके बारे में डिटेल से हम आगे पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे। इसकी बात करें अगली मीटिंग जो COP22 है, 2016 में मराकेश मोरक्को में होती है, 2016 में। अगली बैठक हमारे 23 COP23 2017 में बॉन जर्मनी में होती है। इसकी अध्यक्षता हमारे फिजी के प्रधानमंत्री ने की थी। फिजी एक देश है, आइलैंड कंट्री है, तो फिजी के प्रधानमंत्री ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस सम्मेलन में पेरिस समझौते के विभिन्न प्रावधानों पर सहमति के लिए तालानोव वार्ता, तालानोव डायलॉग आरंभ करने का निर्णय लिया गया था, ताकि भाई उन्होंने कहा, फिजी के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि भैया पेरिस एग्रीमेंट की बातें तो ठीक है,
लेकिन उनको लागू करना कैसे है, क्या किस तरह से लागू करना है, तो इसके लिए हमें एक बार मिलना पड़ेगा। और मिलने कहाँ की तय किएगा, तालानुआ में, इसीलिए इसे तालानुआ डायलॉग या तालानुआ वार्ता कहते हैं। तालानुआ वार्ता का अर्थ है कि आपसी विचार विमर्श से हम सहमति बनाएंगे कि कौन कितना किस तरह से योगदान करेगा। फिर कोप 24 की बात करें, कोप 24 हमारे क्या कटाविच पोलैंड के अंदर हुई थी, कब 2018 में। तो इस सम्मेलन में पेरिस समझौते के सभी प्रावधानों पर सहमति बन गई। हमारे 2018 तक आते आते पेरिस समझौता था, तो इसके सभी प्रावधानों पर सहमति बन गई और पेरिस समझौते के क्रियान्वयन के लिए नियम कायदों से संबंधित पेरिस नियम पुस्तिका को लिखा जाना शुरू किया गया। क्या हमारी जो पेरिस नियम पुस्तिका है उसको लिखा जाना शुरू किया गया और इस नियम पुस्तिका में अनेक बातें, जैसे कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य, सरकारें उत्सर्जन का मापन कैसे करेगी, उत्सर्जन कटौती के लिए किए गए प्रयासों की रिपोर्ट, सत्यापन और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा, ये सब चीज़ें शामिल की जाएगी। इस सम्मेलन के दौरान क्या तालानुआ वार्ता पूरी कर ली गई कि हमें पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट किस तरह आगे बढ़ाना है, ये बातें कर ली गई। फिर बात करें आईपीसीसी की जो रिपोर्ट थी, ग्लोबल वार्मिंग एट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका विरोध विकसित देश है हमारे जैसे सऊदी अरब है, रूस है, अमेरिका है, कुवैत है, इन देशों ने किया और इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। आईपीसीसी की जो रिपोर्ट आई 2015 की, तो उसको खारिज कर देते हैं सारे विकसित देश। अगली बैठक आती है हमारे कोप 26। क्या आती है कोप 26? ग्लासगो स्कॉटलैंड में वर्ष 2021 के अंदर आती है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से थे? इस सम्मेलन में विकसित देशों ने सन 2050 तक सन 2050 तक नेट शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। क्या रखा? नेट शून्य उत्सर्जन करना, हमें ज़्यादा उत्सर्जन नहीं करना, केवल जीरो उत्सर्जन करना है। मतलब जितना अपन उत्सर्जन करेंगे उतना हमारे पेड़ पौधे लगाने, अर्थात तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोकने का निर्णय किया गया। एक ग्लोबल मीथेन प्लीज अर्थात GMT अर्थात वैश्विक मीथेन शपथ भी लागू की गई। विश्व के 15 प्रमुख मीथेन उत्सर्जक देश सहित 103 देशों ने वैश्विक मीथेन शपथ पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में 2020 के स्तर से 30% की कटौती करनी है, क्योंकि मीथेन भी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है। तो हमें क्या करना है, 2020 तक 30% की कटौती। प्राकृतिक आवासों का संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से किया जाना है। क्या किया जाना है? प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना है, और ये कैसे करना है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से। इस सम्मेलन में पेरिस नियम पुस्तिका पर पूरी जोर दिया गया और उसे पूरा कर लिया गया। जो हमारे पेरिस नियम पुस्तिका थी उसको पूरा कर लिया गया। इसके अंतर्गत विकसित देश अपना वित्तीय सहायता का वादा पूरा करेंगे। इसमें लास्ट में तय किया गया कि जो वादा विकसित देशों ने कर रखा है उस वादे को उनको पूरा करना ही पड़ेगा। वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। बात करें कोप 26 की। कोप 26 में भारत का क्या योगदान है? तो भारत ने एक यहाँ पे पंचामृत सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? पंचामृत सिद्धांत दिया था। इसके अंदर पंचामृत सिद्धांत किसे कहते हैं कि भारत 2030 तक क्या करेगा? 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करेगा। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब सोलर, विंड, इस तरह से हमारे नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा उत्पन्न करेगा। हमारी जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता है उसमें 50% भाग क्या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से प्राप्त करेगा। GDP उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कटौती करेगा। तो जितना भी हम उत्सर्जन करते हैं दुनिया में कार्बन का, उसका आधा से भी कम मतलब 45% ही रखेंगे। 45% कटौती की जाएगी। 1 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अवशोषण की क्षमता विकसित की जाएगी। क्या 1 अरब टन क्या करना है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण की क्षमता विकसित करनी है। और 2070 तक हम क्या करेंगे? नेट शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। ये हमारे पंचामृत सिद्धांत थे। पंचामृत सिद्धांत में हमारे ये चीज़ें थी कि 2070 तक हम क्या करेंगे? नेट शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखेंगे। 1 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अवशोषण की क्षमता विकसित की जाएगी। GDP उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कटौती की जाएगी। हमारी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% भाग नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से प्राप्त होगा और 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता विकसित की जाएगी। फिर आते हैं मेरे कोप 27। क्या कोप 27 की बात करें तो अल शर्म अल शेख मिस्र में हुई थी। इस सम्मेलन में लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना कर ही ली आखिर। फिर जो हमारे
आइलैंड कंट्रीज है, इनके द्वारा लॉस एंड जो डैमेज फंड है उसकी बात की थी, तो इसकी स्थापना कर ली गई। कब? शर्म उल शेख मिस्र जो सम्मेलन हुआ था उससे। अगला सम्मेलन हमारा COP 28 था, संयुक्त अरब अमीरात दुबई में। यह होने वाला नहीं है, यह हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारा COP 29 आ चुका है। COP 29 की बात करें 2024 में, ये MOP 19 है। तो 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 29 है। इसका शीर्षक क्या था? 2024 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 29 का था। और ये कहाँ हुआ था? बाकू, अजरबैजान में। कहाँ हुआ था? बाकू, अजरबैजान में। 11 से 24 नवंबर 2024 को ये हुआ था। सम्मेलन कब से कब तक हुआ? 11 से 24 नवंबर 2024 तक हुआ। अजरबैजान की मेजबानी में आयोजित होने वाले जलवायु परिवर्तन पर इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? अजरबैजान की और मुख्तार बायबायेव ने इसकी अध्यक्षता की। 2024 संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन ये UNFCCC की पार्टियों का सम्मेलन को सामान्यतः COP 29 के रूप में जाना जाता है। इस रूप में जाना जाएगा, COP 29 के रूप में जाना जाएगा। UNFCCC मतलब जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को कम करने के लिए एक वैश्विक पर्यावरण संधि है। दुनिया के अंदर क्या है? एक वैश्विक पर्यावरण संधि, ये वाली UNFCCC, और इसका अनुमोदन 1992 में किया गया था। अब बात करें सम्मेलन की, तो सम्मेलन की पूर्व निर्धारित तिथि 11 से 12 नवंबर 2024 थी, लेकिन विकसित और विकासशील देशों की जलवायु पोषण सहायता राशि पर मतभेद हो गया। इस वजह से 24 नवंबर 2024 को ये सम्मेलन होता है। सम्मेलन में समृद्ध देशों ने 24 नवंबर 2024 को जलवायु वित्त पोषण के रूप में वर्ष 2035 तक हर साल $300 बिलियन की सहायता देने पर समझौता किया। क्या क्या है? सम्मेलन में समृद्ध देश थे, समृद्ध देशों ने 24 नवंबर 2024 को क्या किया? जलवायु परिवर्तन पोषण के वित्त पोषण के रूप में वर्ष 2035 तक हर साल $300 बिलियन देने की सहायता देने की बात कही। भारत सहित विकासशील देशों में $1300 अरब की मांग की गई। तो भारत सहित विकासशील देशों ने क्या कहा कि हमें $1300 चाहिए। अतः भारत ने $300 अरब का जो क्लाइमेट पैकेज है उसको खारिज कर दिया। $300 अरब का जो क्लाइमेट पैकेज था इसको खारिज कर दिया। यदि आपको याद हो, क्या? यदि आपको याद हो तो 2012 में यह तय किया गया था कि 100 करोड़ रुपए हर साल विकसित देश देंगे, और यहाँ तक आते आते कितने हो गए? लगभग 1300 करोड़ हो गए 13 साल में। तो भारत जैसे विकासशील देशों ने कहा कि भैया पहले के 1300 करोड़ तो दे दो, बाकी तो बाद में बात करना। तो विकसित देशों ने कहा कि भैया टाटा बाय बाय, हम कुछ भी नहीं देंगे। तो भारत ने कहा कि हमें तुम्हारी ये जो 300 करोड़ की भीख है ये भी नहीं चाहिए, ये भी तुम रख लो। तो जो 300 करोड़ का पैकेज था उसके लिए भी साफ साफ मना कर दिया भारत जैसे देशों ने। अब बात करें एक जलवायु वित्त कार्रवाई की निधि की बात करें तो अजरबैजान में COP 29 के दौरान पहलों के पैकेज में जलवायु वित्त कार्रवाई निधि CFAF इसका शुभारंभ 19 नवंबर 2024 को किया गया था। इस कार्य एजेंडा के भाग के रूप में अजरबैजान में घोषित 14 पहलों में से एक पहल थी। यह कोष क्या है? जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों और कंपनियों से वार्षिक अंशदान लेगा, हर साल पैसा लेगा, और जो विकासशील देश है उनको देगा। अजरबैजान इसका संस्थापक योगदान करता रहेगा। शुरू में इसमें $1 बिलियन उगाही की गई सब देशों से मिला। तो ये कौन सा फंड हमारा? क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड है। फिर एक सूचकांक आता है हमारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो ये कौन जारी करता है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, ये इसको जारी करता है। कब जारी किया गया था? 20 नवंबर 2024 को इसको जारी किया गया था। इसका शीर्ष देश कौन रहा है इस इंडेक्स का? डेनमार्क ने इसको टॉप किया था। ये जो हमारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI ये बाकू अजरबैजान में 11 से 22 नवंबर 2024 को आयोजित होने वाली जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षों का 29वें सम्मेलन के दौरान जारी किया गया था। CCPI में 90% वैश्विक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार 63 देशों और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो जलवायु प्रगति है इसका मूल्यांकन किया गया। उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु नीति के मामले में विश्व के सबसे बड़े उत्सर्जकों पर नजर रखने के लिए CCPI क्या करेगी? 4 श्रेणियों में देशों के प्रदर्शन को नापेगी। जितने भी देश है वो
किस तरह से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनको 4 श्रेणियों के रूप में नापने का कार्य करेगी। 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे पहली श्रेणी आती है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, इसमें स्कोर का 40% मिलेगा, नवीकरणीय ऊर्जा में 20%, ऊर्जा उपयोग में 20% और जलवायु नीति में 20% जो हमारा इसका हिस्सा होगा। CCPI 2025 है, इसमें प्रथम 3 स्थान तो खाली है, क्योंकि किसी भी देश ने खतरनाक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए। सूचकांक में चौथा स्थान किसका है? सीधा डेनमार्क का। सूचकांक की बात करें तो सूचकांक में ग्रीन हाउस गैसों के 2 सबसे बड़े उत्सर्जक चीन और अमेरिका क्रमशः 55वें और 57वें स्थान पे। सूचकांक में टॉप 10 देशों की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा तो खाली है, पहला, दूसरा, तीसरा तो बिल्कुल खाली है। और चौथा, पांचवें से बात करें, चौथे पे डेनमार्क, नीदरलैंड, यूके, फिलीपींस, मोरक्को, नॉर्वे और भारत। इस तरह हमारे CCPI में देश है। पहले 3 देश तो खाली है, क्यों? क्योंकि इन्होंने पर्यावरण सुधार के लिए कोई भी कार्य नहीं किया है। फिर बात करें निम्न की, तो निम्न में हमारे 67वें स्थान पे ईरान, 66वें पे सऊदी अरब, 65वें पे UAE, 64वें पे रूसी संघ, 63वें पे कोरिया गणराज्य, जिन्होंने निम्नतम प्रयास किए जलवायु परिवर्तन पे सुधार के लिए। और भारत की स्थिति की बात करें CCPI में भारत, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI में भारत पिछले साल की तुलना में 3 पायदान फिसल गया है और 10वें स्थान पे आ गया है। और 2024 की बात करें तो 2024 में इसका स्थान 7वां था, लेकिन अब कौन सा स्थान आ गया? 10वां स्थान आ गया CCPI में भारत। भारत में क्या है? प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 2.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य पर बना हुआ है, जो वैश्विक औसत की बात करें तो इससे बहुत कम है। CCPI में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान को 31वां स्कोर मिला है और चीन में 55वां स्थान मिला है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, आगे के बात हम अगले पार्ट में करेंगे, इसको 2 पार्ट में बनाए रहे। तो आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने UNFCCC की सारी बैठकों के बारे में बात की, जो लेटेस्ट में हुई है उसके बारे में भी बात कर ली है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। जल्द ही पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा, वह भी जरूर देखें। और यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।